जब चुनाव के परिणाम आए तो सारी भारतीय जनता पार्टी मौन थी, प्रधानमंत्री जी भी मौन थे, मंत्री लोग भी मौन थे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो ऐसा लगा कि सभी घर से बाहर निकल पड़े हैं। अच्छी बात है, उनको घर से बाहर आना चाहिए और सवालों का जवाब भी देना चाहिए। और कई चीजें इन्होंने अपने बयानों में भी कही। अमित शाह जी ने कुछ कहा, जेटली साहब ने कुछ कहा, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा और अपने गृह मंत्री ने भी कुछ कहा। वो उसके बारे में मैं बाद में अपनी बात रखूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के लगभग हर एक पैराग्राफ में प्रेस रिपोर्ट्स का हवाला है कि ये प्रेस रिपोर्ट ये कहती है, ये प्रेस रिपोर्ट ये कहती है, और साथ साथ में जो सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है उसका भी हवाला है। तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि ये प्रेस रिपोर्ट ऐसा कहती है तो हम इसके फैसला नहीं कर सकते, और जहां तक एफिडेविट का सवाल है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें सरकार की मान ली हैं। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 की, उसके अंतर्गत अगर हम फैसला करने लगें तो इन चीजों पे हम फैसला नहीं कर सकते कि द jurisdiction of the court under Article 32 is limited and therefore the court really can't give any findings on these issues. The court also said that we really can't decide on the pricing, we can't decide on the technical capabilities of the aircraft. The Supreme Court also says that as far as the procedure is concerned, of course, Rafale is a great aircraft, and as far as the procedure is concerned, procedures were followed, but ex post facto. लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि जजमेंट में ऐसे तथ्य हैं जो शायद, क्योंकि सरकार ने एक हल्फिया बयान फाइल किया, एफिडेविट फाइल किया, उसकी वजह से वो तथ्य सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आए हैं। I call them factual bloomers in the judgment for which the government is responsible, not the court. If you give wrong facts to the court and on that basis the government gives a factual, makes a factual assertion, then the government is squarely responsible for it. And I think that we need to call the Attorney General to the PSC and get these issues clarified as to why they made these assertions before the court through an affidavit, and why such an affidavit was filed which did not reflect the true facts. अगर हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का एक सीनियर एडवोकेट कोर्ट के सामने पेश होता है और ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखते हैं वो जिनका कोई आधार ही नहीं, और उस के संदर्भ में कोई कोर्ट फैसला करती है तो गलती सरकार की है और गलती अटॉर्नी जनरल की है कि उन्होंने ऐसा हल्फिया बयान दायर होने दिया। ये बहुत ही संगीन मामला है। इस पे मैं समझता हूं पार्लियामेंट में भी चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि पीएससी अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कैसा हुआ और आपसे कैसे किया। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आपको मालूम है कि हम तो कभी कोर्ट में पार्टी ही नहीं थे, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं। एंड वी बीन सेइंग दिस ऑल अलोंग, एंड our spokesperson has made it quite clear as far back as in November कि
the Supreme Court of India is not the appropriate forum on which these issues can be decided, because these are issues of evidence. जब तक एविडेंस नहीं होगी, जब तक सारी फाइलें पेश नहीं होंगी, नोटिंग्स पेश नहीं होंगी, किस किसने ऑब्जेक्ट किया, क्यों ऑब्जेक्ट किया, उसको ओवररूल किसने किया, क्यों ओवररूल किया, जब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी तो फैसला कैसे होगा? ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइलें तो मंगवाई नहीं, नोटिंग्स तो देखी नहीं, ऑब्जेक्शंस तो देखी नहीं, और ऑब्जेक्शंस के बाद एविडेंस भी होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ही नहीं है, वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो फिर अपनी पीठ को थपथपाना और कहना कि हमें क्लीन चिट मिल गया, ये एक बचकानी बात है। ऐसी बात कोई नेता को करनी नहीं चाहिए। और नेता को यह भी नहीं कहना चाहिए कि जो कांग्रेस के एलिगेशंस थे वो फिक्शन है। आपको मालूम है कि 2G स्कैम में क्या हुआ? इन्होंने एलिगेशंस किए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और वो फिक्शन निकला ना फिक्शन। तो इनके एलिगेशंस तो प्रूव हो गए, तो फिक्शन है। हमारा ये जो कहते हैं एलिगेशंस फिक्शन है, हम प्रूव करेंगे वो ट्रूथ है। यही कोल स्कैम में हुआ, और हम हालत देख रहे हैं। वित्त मंत्री अगर अपने मंत्रालय का ख्याल ज्यादा रखें और फिक्शन कम पढ़ें तो शायद उनके फायदेमंद बात होगी। As far as Rajnath Singh ji is concerned, he said that we should apologize to the nation. Actually, they should apologize to the nation, and unconditionally, because they have misled the nation. They have also misled the court, not just the nation. And a time will come when they will have to apologize. We'll make sure they apologize. और जहां तक अपने इनके अध्यक्ष का सवाल है, उनको तो मैं अभी गिफ्ट करने वाला हूं एक दूरबीन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई इस चुनाव के बाद दूरबीन से अगर आप देखोगे तो आपको कांग्रेस पार्टी दिखेगी नहीं कहीं। तो मैंने अभी बाजार में कहा कि वो अच्छी सी दूरबीन लाई जाए तो इनको हम गिफ्ट करेंगे। मैं खुद उनको दूंगा दूरबीन, ताकि वो देख लें, क्योंकि उनका जो नजर है वो थोड़ी कमजोर लगती है। नहीं, वैसे ही मैं पार्सल करके भेज दूंगा। और जहां तक डिफेंस मिनिस्टर का सवाल है, वो कहती हैं कि भाई हमें अता पता ही नहीं है। उनको पता है, ये खासियत है उनकी, उनको पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब इस सरकार में छुपाने की आदत तो हो चुकी है ना, सच्चाई को छुपाने की आदत। So the Congress party has always said that the Supreme Court is not the appropriate forum to decide on issues of corruption, pricing, specifications, crony capitalism in the Rafale case. Supreme Court cannot summon and examine all the file notings, examining witnesses on oaths, including questioning the Prime Minister, because we need to question the Prime Minister in this case. There's also the Defense Ministry officials, क्योंकि उनकी नोटिंग्स फाइल उन्होंने विरोध किया, और वो सारे जो उन्होंने विरोध किए थे, जो फाइल में नोटेड हैं, वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने उनको ओवररूल किया, और एक स्पेशल कमेटी बैठी थी, उसको भी उसने भी, वहां प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ओवररूल किया। क्यों ओवररूल किया? और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और आर्मी के भी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, खास तौर पे प्राइसिंग के मामले में। उनको ओवररूल किया, क्यों किया? ये बातें तो एविडेंस से जारी होंगी ना, पता चलेंगी ना। तो इसीलिए हमारी मांग पहले भी रही है, आज भी है और कल भी होगी, कि बिना जेपीसी की बात आगे बढ़ेगी नहीं। और ये जितना मर्जी विरोध कर लें, किसी ना किसी दिन तो जेपीसी बनेगी। और इसीलिए
हम कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और हमने याचिका नहीं डाली। नाउ इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट rendered on the 14th of December, what did the Supreme Court say in paragraph 12? And I will just read that out to you. It said, it is also made clear that the issue of pricing or matters relating to technical suitability of the equipment would not be gone into by the court. Close quote. तो फिर ये कैसे कहते हैं, सरकार कैसे कहती है कि करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई डील क्लियर है, कोई करप्शन नहीं है? किसने कहा है? ये सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात। मैंने आपको पढ़ के दिखा दी, क्योंकि इनकी आदत नहीं है दस्तावेज पढ़ने की। वो पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि समझने की भी आदत नहीं है, भाषण देने की आदत है। Paragraph 15, I will quote. It is in the backdrop of the above facts and the somewhat constricted power of judicial review that we have held would be available in the present matter that we now proceed to scrutinize the controversial deal. उन्होंने कहा कि हमारी jurisdiction limited है, तो उस संदर्भ में अब हम इन चीजों को एग्जामिन करेंगे। Para 33, quote, once again, it is neither appropriate nor within the experience of this court to step into this arena of what is technically feasible or not. तो टेक्निकली फीजिबल के बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइसिंग के बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्लीन चिट कहां से मिली? किसने क्लीन चिट दी इनको? Para 34, quote, we however make it clear that our views as above are primarily from the standpoint of exercise of jurisdiction under Article 32 of the Constitution of India, which has been invoked in the present group of cases. जो भी हमने कहा है, it is because of our limited jurisdiction under Article 32. तो जब उन चीजों में आप जा ही नहीं सकते, एविडेंस आपने ली ही नहीं, नोटिंग्स आपने देखी ही नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, तो फिर क्लीन चिट किसने दी? मैंने तो कोट कर दिया आपको। So when the Supreme Court is not examining the technical feasibility, the pricing issue, all other matters, then how is it that this government is claiming victory? ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि is a factual bloomer for which this government and the Attorney General may well be responsible, or the government officials are responsible. Para 25 of the Supreme Court judgment refers to a CAG report having been examined by the PAC. It also refers to a redacted portion of the report being placed before Parliament. It also states that the CAG report is in the public domain. ये सब गलत है। खरगे साहब PAC के चेयरमैन हैं, उनके पास कभी CAG की रिपोर्ट आई ही नहीं, उन्होंने ये कल भी आपको बताया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो कोर्ट ने कह दिया ना। किस आधार पे कहा? हमने तो कहा नहीं, हम तो थे नहीं वहां, बाकियों ने भी नहीं ये कहा, बाकी पिटिशनर्स ने भी नहीं कहा जिन्होंने याचिका डाली थी। तो कहा किसने? सरकार ने। सरकार ने कैसे कहा? किसने कहा कि ऐसा एफिडेविट फाइल करो? अटॉर्नी जनरल ने कैसे पास कर दिया? और कौन सी वो रिडैक्टेड रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में गई? किसी को तो मालूम नहीं इस बात का। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसे फैक्चुअल ब्रूमर्स होने लगे जिसका जिम्मेदार सरकार है, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक नालायक सरकार दिखेगी फिर, जो अपने एफिडेविट भी नहीं पढ़ते।
इनके लॉ ऑफिसर्स क्या कर रहे थे वहां बैठे थे? और कोर्ट का एम्बैरेसमेंट देखो कि कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट में ये बात डाल दी और ये पब्लिक रिकॉर्ड के खिलाफ है। और दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कोई छोटी मोटी कोर्ट नहीं है। वहां जाकर आप ऐसी बात कर दो तो कोर्ट भी एम्बैरेस हो जाएगी। तो ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे हुआ? क्योंकि जनता के बीच जो मैसेज जाता है कि सीएजी ने क्लियर कर दिया, ये हो गया, पीएससी ने देख लिया, पार्लियामेंट में देख लिया, जनता में तो ये मैसेज जाता है ना, जो मैसेज अपने आप में असत्य है। फिर पैराग्राफ 32 of the judgment and paragraph 30. That is also a factual bloomer. Para 32 judgment आपको मैं पढ़ देता हूं। It says, it is no doubt true that the company Reliance Aerostructure has come into being in the recent past. But the press release suggests that there was possibly an arrangement between the parent Reliance company and Dassault starting from the year 2012. ये उनको किसने बताया? 2005 में अंबानी ब्रदर्स का डिवीजन हो गया एंड 2012 की कंपनी थी, दैट वाज फॉर द पर्पसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द विंग्स ऑफ द फाल्कन एयरक्राफ्ट, which was also given up. And that was in the context of because the Mukesh Ambani's company wanted to diversify from from their activities in winning gas. That was given up. The present Reliance Defense was incorporated only on 28th of December 2015. रिलायंस डिफेंस का गठन पहली बार 28 मार्च को हुआ, 28 मार्च 2015 को हुआ। उससे क्या लेना देना है 2012 का? और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, as to what transpired between the two corporates would be a matter best left to them. Being matters of their commercial interest, कोई लेना देना ही नहीं है उसके, कौन से कमर्शियल इंटरेस्ट है? किसने सुप्रीम कोर्ट ये बात बताई? There has been a categorical denial from every side of the interview given by, वो छोड़ो। So this is what they say about कि 2012 की ये शुरुआत हुई 2012 में एंड अल्टीमेटली 2015 में इसका फाइनलाइजेशन हुआ। ये भी गलत है। 2012 को लेना देना नहीं है। असलियत तो यह है कि 28 मार्च 2015 को रिलायंस डिफेंस का गठन हुआ, का इनकॉर्पोरेशन हुआ। क्यों हुआ इसका भी हमें मालूम नहीं, क्योंकि 10 अप्रैल को ही फैसला हुआ मोदी जी का कि मैंने 36 राफेल खरीदने ने। तो पहले डिफेंस 15 दिन पहले क्यों इनकॉर्पोरेशन हुआ उस कंपनी का? इसका मतलब या तो उनको मालूम था कि ऐसा मोदी जी बोलने वाले हैं, तभी हुआ ना दो हफ्ता पहले, या मोदी जी ने बता दिया होगा कि मैं ऐसा करने वाला हूं। ठीक है ना? तो इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट का मालूम नहीं, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया इसके बारे में, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है 32 की पिटीशन में। तो ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं। दूसरी बात, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड जिसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ, उसका गठन हुआ 24 अप्रैल 2015 में, मतलब के 10 अप्रैल से 2 हफ्ते के बाद, 14 दिन के बाद। तो रिलायंस डिफेंस का 28 मार्च और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का 24 अप्रैल।
अब डसॉल्ट कहता है कि हमने अपना जॉइंट वेंचर का फैसला अप्रैल में कर लिया था। तो इसका मतलब इन्होंने फैसला कर लिया था 24 अप्रैल के बाद, तो उससे पहले तो गठन ही नहीं हुआ था, इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुई थी। तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डसॉल्ट ने फैसला कर लिया कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। भाई कैसे फैसला किया? वो तो 6 दिन पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसके पास तो कोई एसेट नहीं थे, कोई लैंड नहीं था, कोई फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था। तो डसॉल्ट बड़ी उतार दिल कंपनी है। उन्होंने कहा चलो यार दोस्ती का मामला है, कर देते हैं। ऐसे होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब कि जहाज दोस्ती के आधार पे कोऑपरेशन होता है, जॉइंट वेंचर बनते हैं कि दोस्ती के आधार पे, जेनरोसिटी के आधार पे। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं था। फिर एरिक ट्रैपियर ने किया, हमने क्यों इनसे जॉइंट वेंचर किया अप्रैल में? क्योंकि इनके पास लैंड था, एयरपोर्ट के साथ लैंड था। अब यह भी गलत है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ जो लैंड एप्लीकेशन दी थी लैंड के लिए एयरपोर्ट के साथ, वो जून 16, 2015 को दी गई। तो ट्रैपियर को कैसे पता था कि इनके पास लैंड है जब है ही नहीं? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहां से मालूम थी? उनको भी ये बात ना मालूम नहीं थी। आज मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मालूम थी। तो फिर क्लीन चिट कहां से मिला? और अल्टीमेटली ये जो जॉइंट वेंचर जो फॉर्मलाइज हुआ, वो हुआ फरवरी 16, 2017 में। बना अप्रैल में, फॉर्मलाइज 2017 में हुआ। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। फिर पैराग्राफ 32 में सुप्रीम कोर्ट कहती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की नाकामी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अगर निर्मला सीतारमण जी सच्चाई पे आती और सच बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती, तो शायद ये फैक्चुअल ब्लूमर्स नहीं होते। और कहते हैं हमें कि हमें अता पता नहीं है, उनको कुछ ज्यादा ही पता है। पैरा 32 में क्या लिखा है? There has been a categorical denial from every side of the interview given by the French president, seeking to suggest that it is the Indian government which had given no option to the French government in the matter. On the basis of materials available before us, this appears contrary to clause such and such dealing with IOPs which has been extracted above. Thus, the commercial arrangement in our view itself does not assign any role to the Indian government at this stage with respect to the engagement of the IOP. यह भी गलत है, क्योंकि ओलैंड की स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा वो आज तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ। ओलैंड से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी स्टेटमेंट कायम है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं तो था ही नहीं वहां, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। ठीक है ना? तो उन्होंने भी डिनाई नहीं की। ओलैंड ने तो अपना कायम रखा, मैक्रोन ने डिनाई नहीं किया। तो ओलैंड की स्टेटमेंट कैसे कोई कहे कि गलत है? कौन कह सकता है गलत है? केवल मोदी जी कह सकते हैं ना। मोदी जी कहें अगर सही है तो फंस जाते हैं, मोदी जी कहें गलत है तो भी फंस जाते हैं, क्योंकि फिर फैसला होगा ओलैंड झूठ बोल रहा है या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो विवाद की बात आ जाएगी। इसलिए मोदी जी भी मौन है और सुप्रीम कोर्ट ने यह लिख दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी पैराग्राफ में लिखा, एज फार एज द रोल ऑफ HAL इज कंसर्न्ड, insofar as the procurement of 36 aircraft is concerned, there is no specific role envisaged. यह भी कमाल की बात है। ये किसने सुप्रीम कोर्ट को बताया? सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं मालूम कि 13 मार्च 2015 में व्हाट इज दैट शेयर एग्रीमेंट, क्या बोलते हैं, वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन हो गए थे। वर्क शेयर एग्रीमेंट 13 मार्च, ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम। सरकार ने क्यों नहीं रखी?
क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना चाहती थी। जब वर्क शेयर एग्रीमेंट 13 मार्च को हो गया तो फिर 28 मार्च को रिलायंस डिफेंस का गठन करने की जरूरत क्या थी, जब 13 मार्च को ही हो गया। और एक और आपको बताऊं, 25 मार्च को जो डसॉल्ट का सीईओ है वो बेंगलोर में थे। 25 मार्च को डसॉल्ट के सीईओ बेंगलोर में थे एचएएल के साथ, और उन्होंने सब उसके वहां जो सहूलियतें वो देखी थी। और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 95% डील तो हो चुका है, बाकी हम बाद में वो हो जाएगा जब मोदी जी आएंगे। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, ये भी बात सरकार ने नहीं रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार बातें ही ना रखे तो गलती सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं है, गलती इस सरकार की है। इनकी मंशा ऐसी है कि किसी ना किसी तरीके से इस डील की जांच ना हो, जेपीसी ना बैठे, सच बाहर ना आए, तथ्य छिपे रहें और मोदी जी बचे रहें। ये बचाव का खेल है। बाकी तो आपको मालूम ही है, क्योंकि इस बारे में कई बार बातें हो भी चुकी हैं, तथ्य सामने आ भी चुके हैं कि 8 अप्रैल को जब हिंदुस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको खुद को मालूम नहीं था। और एरिक ट्रेपियर को 25 मार्च को खुद वो मालूम नहीं था, और डिफेंस मिनिस्टर को खुद को मालूम नहीं था, और फॉरेन मिनिस्टर को खुद को मालूम नहीं था। केवल एक व्यक्ति को मालूम था, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कुछ तो बोलिए, या ऐसा नहीं कि आप कुछ भूल चुके हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा जनता के सामने जो सही तथ्य हैं रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने कहा वो कैसे हुआ, अटॉर्नी जनरल अपना बयान देंगे, हम उनसे बुलाएंगे पीएससी में। आई होप दैट वी कॉल हिम। हाँ, बुला लिया गया। तो हम तो चाहते हैं कि वो बात सामने आए कि कैसे हुआ ये। अच्छा, सोर्स की जानकारी। अब ये भी पूछना चाहते हैं हमसे कि उनकी सर्च की जानकारी क्या है। अरे ऐसे है ना, इन्हीं के लोग हमें बता देते हैं, क्योंकि ये खुद मोदी जी के खिलाफ हैं। हाँ, संजय जी, हमने तो याचिका लगाई नहीं। एक सेकंड, हमने तो याचिका लगाई नहीं, तो हम तो कोई लीगल रेमेडी कर नहीं सकते ना, बिकॉज वी वर नॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वो जो 4 पिटिशनर्स हैं जो आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि आपकी क्या लीगल रेमेडी होगी। सरकार पे भैया, नहीं, सरकार पे। मैंने कौन सी सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगी जो उनको बताया जाएगा। तो मैं कैसे, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये तो मैंने कहा नाकामी है सरकार की। क्या नहीं, इसमें मेरा क्या लेना, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये तो पिटिशनर्स का लेना देना है। आप बताइए। वो तो जब पीएससी के सामने लोग आएंगे तब वो फैसला करेंगे क्या करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बारे में मैं आज क्या बता सकता हूं। अरे वो तो रोज ही कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, उनको भाई कभी कभी सोच समझ के नहीं पूछते बस।
हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट? हम तो पहले ही कह चुके हैं, नवंबर में हमने कहा कि ये तो बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने हो ही नहीं सकती, क्योंकि एविडेंस देखिए ऐसा है, अगर अमित शाह को कुछ जानकारी है तो उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ना हमें, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे करेंगे उनको क्रॉस एग्जामिन? नहीं, ये तो देखिए इस पे बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम पिटिशनर्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। No, I have not said that. The court itself is saying it. Let's be clear. What I read out to you was the court's order, not my statement. I say whether they called, didn't call. I have only told you what the court has said in the judgment. I can't say anything more than that. Yes. बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक्चुअली रियलिटी क्या है कि अगर आप राफेल का बिजनेस देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राफेल का जो बिजनेस प्लान है हमने चार्ट दिया है, वो आपको पहुंच भी जाएगा कि इनके पास तो 15-16 में कोई बिजनेस ही नहीं था, इनके पास बिजनेस ही नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था उस समय। तो ये तो हमने मतलब देखिए जो ये लड़ाकू विमान है ये अच्छा विमान है, ये हम भी मानते हैं। जो गड़बड़ी हुई है वो बाकी चीजों में हुई है, ठीक है ना। और कहां हुई है, कैसे हुई है, किसको फायदा मिला है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बारे में मुझे क्या कुछ नहीं कहना। देखो जैसा जो ऐसी बातें करता है ना, तो फिर उसको इस चुनाव में वो भुगता भी है और 2019 में भी भुगतेंगे अगर ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि देखो जनता तो चाहती है कि भैया अच्छे दिन आए। 4.5 पौने 5 साल हो गए, अभी तक तो आए नहीं। अब 3-4 महीने की बात है, अगर आ जाएंगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।